से पहले हम अपने श्रोताओं को ईद की और नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं और हम आपको आज का अखबारों की सुर्खियां दिखाने जा रहे हैं। वहीं हमारे मित्र रवीश कुमार की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाने जा रहे हैं। कहाँ है बीजेपी का मैनिफेस्टो और बेरोजगारी का मुद्दा, पिछले वादे क्या हुए, क्या फिर कोई जुमले बन जाएंगे। जनता में भ्रम है कि जैसे पहले मुद्दे बने थे चुनावी मुद्दे, कहीं इस बार भी वही न हो चुनावी मुद्दे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आज आपको हम वो भी दिखाने जा रहे हैं, देखिए और आगे इन महान नेताओं के विचार भी आप सुनिए। वैसे तो मीडिया के ऊपर आरोप लगते हैं कि मीडिया डरता है। हाँ, डरता ज़रूर है, क्योंकि हमारे देश में क्या चल रहा है आपको भी पता है और हमें भी पता है। इसीलिए डरना तो पड़ेगा ज़रूर, लेकिन फिर भी हम जनता के हक़ में और जनता को दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब मतदान है, अब इलेक्शन है और हमको सोच विचार करके ही अपने मतों के अधिकार को बजाना चाहिए और मतदान करना चाहिए। आगे रवीश कुमार की रिपोर्ट भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, वे भी देखिए। आज के अखबारों की सुर्खियां भी आप देख लीजिए। यह है कांग्रेस का जाहिरनामा और आगे आप देखेंगे बीजेपी के हमारे महान नेताओं के विचार। आप सुनिए और देखिए। और दोस्तों, ख़ास तौर से आपसे हम ये कहना चाहेंगे, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी से हमारा उत्सव आगे बढ़ता है और हम आपके लिए कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा, कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर में, सी प्लेन में उड़ते हुए देखेंगे, कभी थाली बजाते हुए देखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट बजा दिखाने को बोलेंगे। तो ये सवाल कुछ समय से मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये जो मीडिया है, इसका काम जनता की आवाज उठाने का है नहीं? मगर ये जनता की आवाज, जनता के मुद्दों के बारे में कभी बोलते ही नहीं है। लेकिन आप जो होश में हैं, इतना तो देख सकते हैं कि सर्वे में बेरोजगारी और महंगाई सबसे टॉप पर है। बेरोजगारी और महंगाई को मिला दीजिए तो 36% भागीदारों ने सबसे बड़ा इसे मुद्दा माना है। लेकिन अखबारों और प्रधानमंत्री के भाषण में दोनों ही मामूली नजर आते हैं। आपको हैरानी होगी कि बीजेपी के जो प्रिय मुद्दे रहे हैं वो इस सर्वे में सबसे नीचे हैं। राम मंदिर, हिंदुत्व और दुनिया में भारत का डंका बज गया, यह केवल 12% मतदाताओं की प्राथमिकता में है। सर्वे में शामिल केवल 8% लोग राम मंदिर के निर्माण को महत्व दे रहे हैं, 2% लोग हिंदुत्व को और 2% लोगों के लिए दुनिया में भारत की छवि मुद्दा है। आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, पढ़ भी लीजिए, वेबसाइट पर है। इतनी बार गर्व 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 करते हैं कि गर्व होता भी है तो गर्व नहीं होता है। इतनी बार दुनिया में भारत का डंका बजा देते हैं कि डंका बजता ही रह जाता है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं? भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है, न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है, अफ्रीका में डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है। कैसे? ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? केवल 2% लोगों के लिए इस चुनाव में महत्व है कि दुनिया
दुनिया में भारत की छवि कैसी है। शायद इन लोगों ने उन खबरों को ठीक से पढ़ लिया होगा जिनसे पता चल जाता है कि भारत के 13 लाख छात्र करोड़ों रुपए फूंक कर लोन लेकर विदेशों में पढ़ने चले गए, क्योंकि 10 साल में भारत के शिक्षण संस्थाओं की हालत रद्दी हुई है, खराब हुई है। इन्हें यह भी पता है कि 2019 से जून 2023 के बीच मोदी राज में 7 लाख से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, चले ही गए यहां से झोला लेकर, बस फकीर छोड़ गए। विदेशों में छपने वाले अखबारों को उठाकर देखिए, भारत के लोकतंत्र के खात्मे को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। बड़े बड़े अखबारों में संपादकीय लिखे जा रहे हैं। लोकतंत्र का अध्ययन करने वाले और रेटिंग करने वाली संस्थाएं भारत के लोकतंत्र को कम नंबर दे रही हैं, कह रही हैं कि यह अभी भी चुनावी निरंकुशवाद की तरफ बढ़ चुका है, इसकी अगली मंजिल तानाशाही है, क्या भारत डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाएगा। कोई लिख रहा है लोकतंत्र में मंदी आ गई है, तो कोई लिख रहा है विपक्ष को समाप्त किया जा रहा है। फिर यह कैसा लोकतंत्र है। भारत की पत्रकारिता दुनिया भर में बदनाम हो चुकी है। लोग समझ गए हैं कि इस देश में पत्रकारिता समाप्त हो चुकी है। मंत्रियों को मंच पर बिठा लेने और सवालों की जगह गुदगुदी पैदा करने से गोदी मीडिया पत्रकारिता का मेडल नहीं बन जाता है। भारत प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग में नीचे के देशों में शामिल है। अगर आपको विदेशी रैंकिंग पर भरोसा नहीं है तो अपने देश के पत्रकारों से पूछ लीजिए, कब किसका यूट्यूब चैनल कौन अफसर नोटिस भेजकर बंद कर दे पता नहीं चलता, ट्विटर का अकाउंट बंद हो जाता है पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री ने 10 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। जब विदेशी समाचार पत्रों में आलोचना होती है तो उसके पीछे जॉर्ज सोरोस का भूत खोज लाया जाता है, लेकिन न्यूज वीक जो एक विदेशी पत्रिका है, प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू छपता है तो उसे सारे मंत्री ट्वीट करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सर्टिफिकेट मिल गया है। लेकिन देखिए इस इंटरव्यू से प्रधानमंत्री और भारत की कितनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। न्यूज वीक ने खुद ही बता दिया कि प्रधानमंत्री ने न्यूज वीक के लिखित सवालों का जवाब दिया है और 90 मिनट तक उनसे बातचीत की है, मगर जो खबर बनाई गई है उसमें कहीं भी किसी भी सवाल को अलग से नहीं लिखा गया है, जिससे पता चले कि कौन सा सवाल पूछा गया और उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू का लिंक ट्वीट किया, फाइनेंशियल टाइम्स के संपादक ने उन्हीं को लिख दिया कि यह इंटरव्यू नहीं स्टेनोग्राफी है। यह हमारी प्रतिष्ठा रह गई है। फाइनेंशियल टाइम्स के संपादक ने यह भी लिख दिया कि अगर किसी राजनेता के इंटरव्यू करने की शर्त यह है कि आप उनके जवाब को काउंटर ना करें, दोबारा सवाल ना करें, तो फिर उन शर्तों को नहीं मानना चाहिए। उसके बाद गार्डियन के पत्रकार ने भी लिख दिया कि यह इंटरव्यू नहीं है, यह मोदी की प्रेस रिलीज है। इसी तरह जब जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे थे तब वॉल स्ट्रीट जर्नल के 3 पत्रकारों ने इंटरव्यू किया। उनमें से किसी पत्रकार के सवाल को अलग से नहीं लिखा गया, तो पता ही नहीं चला कि पीएम ने किस सवाल के जवाब में, किसके सवाल के जवाब में क्या कहा और पत्रकार ने फिर क्या सवाल पूछा। दुनिया देख रही है कि इंटरव्यू कैसे हो रहे हैं। लेकिन जब व्हाइट हाउस में सबरीना ने सवाल पूछ दिया तो जवाब देते वक्त प्रधानमंत्री यही कह पाए कि भारत के डीएनए में डेमोक्रेसी है, जबकि सवाल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बेहतर करने, सुनिश्चित करने को लेकर था। भारत का लोकतंत्र दुनिया भर में उसका